देखो बेटा, आज की क्लास में आरसी सर्किट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से, क्योंकि उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, चार्ज जीरो है इसलिए। और अगर स्टेडी स्टेट में बात करेंगे तो कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे किससे, ओपन सर्किट से, या फिर आप कह सकते हो उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से या एयर गैप से। ये क्वेश्चन है, कह रहे कि इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, S1 and S2 are closed simultaneously, find charge on capacitor and current through all resistors immediately after closing the switch। कह रहे जैसे आपने स्विच को क्लोज कर दिया है उसके बाद आपको बताना है कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज और जितनी भी रजिस्टर है उनके अक्रॉस आपको करंट बताना है। क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज है, उसने जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच पूछा है बेटा, तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, जो भी कैपेसिटर्स हैं उन कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर दो जीरो रेजिस्टेंस वायर से। जो भी कैपेसिटर है सब पे चार्ज तो क्या रहेगा, इनिशियली ज़ीरो ना। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज ज़ीरो। बेटा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये बात। तो अब क्या करो, एक बात, रिप्लेस कैपेसिटर बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर। जो जीरो रेजिस्टेंस वायर है बेटा उससे इसको रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात है। और स्टडी स्टेट में होता तो ओपन सर्किट से कर देता। तो बेटा ये देखो, अब सिंपल डीसी सर्किट का एक क्वेश्चन बन गया है। ये देखो बेटा, 10 वोल्ट, 3 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम और 50 वोल्ट, ये आ गया बेटा। करंट कैलकुलेट करना है, मैं इसमें KVL यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये x वोल्ट पे हो गया बेटा और ये 0 पर। तो देखो x - 50/2 प्लस x - 10/4 प्लस x + 10/3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये एलसीएम आपका 12 आ गया। 6x - 300 प्लस 3x - 30 प्लस 4x + 40 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 13x इज इक्वल टू 290 और x इज इक्वल टू 290/13। और बेटा x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और बेटा इसी क्वेश्चन में स्टडी स्टेट पे पूछा होता तो फिर क्या होता, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आता, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते और फिर करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती, 10 + 50 है ना, तो 60/5 12 एम्पियर का करंट आ जाता है उस केस में। तो ये बात ध्यान रखनी है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर को रिप्लेस करना है ओपन सर्किट से या एयर गैप से। और बात करें जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच, उस केस में कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे बेटा किससे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से। सिंपल, बहुत सिंपल सा ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। देखो और करते हैं बेटा क्वेश्चंस। नोट कर लो जल्दी से।
switch is closed at t equal to 0 and initially capacitor is uncharged. Initially capacitor is uncharged. Find current and charge through the capacitor at t equal to 0 plus और बेटा just after closing of switch, just after closing of switch t equal to t पर बेटा at any time and third at steady state, या तो स्टडी स्टेट बोल दो बेटा या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी आप उसको बोल सकते हो। देखो बेटा इनिशियली कैपेसिटर तो अनचार्ज है, तो जो एनालिसिस हम अब तक करते आ रहे थे वैसे ही एनालिसिस करना है। तो जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे कैपेसिटर अनचार्ज है तो कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो जीरो रेजिस्टेंस वायर से। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बेटा t इक्वल टू 0 प्लस पर, तो t इक्वल टू 0 प्लस पर बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर वो ज़ीरो रहेगा बिकॉज जस्ट क्लोज करने से पहले भी जो चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर वो ज़ीरो था। अब देखो बेटा ये सर्किट आपका इस तरह से बन जाएगा, ये R ये R ये R और ये E बेटा। तो आपको बेटा क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है, इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। देखो मैं क्या गलती एग्जाम में होगी वो पहले बता रहा हूँ आपको। चलो आप यहाँ से करोगे सर ये R और R पैरेलल में R/2 R/2 और R सीरीज़ में, तो 3R/2 तो इक्विवेलेंट हो गया, तो करंट की वैल्यू आ गई E/3R/2 और जो करंट की वैल्यू आप बताओगे वो 2E/3R बताओगे। यही बात बताने वाले हो सभी की सर करंट की वैल्यू जो आएगी वो 2E/3R आएगी। तो बेटा हमसे करंट की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे करंट की वैल्यू कैपेसिटर के थ्रू पूछी गई है। ये तो बेटा बैटरी से करंट आ रहा है, तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ से करंट आया बेटा 2E/3R यहाँ से, तो यहाँ पे आके करंट दो बराबर हिस्सों में जाएगा, तो बेटा वो करंट इस तरफ E/3R आएगा और E/3R इधर आएगा। सो द करंट थ्रू कैपेसिटर इज E/3R नॉट 2E/3R। यहाँ पे बेटा आके डिवाइड हो रहा है, ये करंट बैटरी के थ्रू आ रहा है, टोटल करंट आ रहा है ये, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो बेटा हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया इस क्वेश्चन का t इक्वल टू 0 प्लस पे। तो अब दूसरा पार्ट कर देते हैं स्टडी स्टेट वाला। भाई स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा और कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से बेटा अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे तो करंट थ्रू कैपेसिटर इज ज़ीरो। कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, और वो जो सर्किट आपका बनेगा बेटा वो सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखो उस टाइम पे मान लो कि कैपेसिटर के ऊपर बेटा चार्ज कितना है, Q चार्ज है, ये R ये R ये R और ये E। तो बेटा ये भी कोई पूछ सकता है कि बैटरी के अक्रॉस करंट कितना है बेटा। तो देखो इस वाले पार्ट में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, सिर्फ इतने पार्ट में करंट फ्लो करेगा, तो इतने पार्ट में करंट फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू ज़रा लिख देते हैं बेटा I इज इक्वल टू E/2R। ये जो बैटरी के थ्रू करंट आएगा वो E/2R आएगा।
और इसके अक्रॉस कोई जाएगा नहीं। लेकिन इसके अक्रॉस बेटा क्या पूछा जा सकता है, इसके अक्रॉस हमसे चार्ज पूछा जा सकता है, इस पर चार्ज कितना है। तो एक तरीका तो ये कि भैया जितना पोटेंशियल ड्रॉप इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, सारा का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस ही जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा उस केस में, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो है I इंटू बेटा इसका रेजिस्टर R, इट शुड बी इक्वल टू Q बाय C। तो बेटा Q की वैल्यू आपके पास आ गई CE बाय 2। जो चार्ज ऑन कैपेसिटर आएगा स्टेडी स्टेट पे, दैट विल बी इक्वल टू CE बाय 2। वो CE बाय 2 के इक्वल आ गया भाई। तो ये हमने बेटा स्टेडी स्टेट का और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का एनालिसिस कर लिया। नोट करो बेटा जल्दी से, इसका भी एक जनरल एक्सप्रेशन T इक्वल टू T का और सॉल्व करना है, वो और करेंगे। देखो बेटा जनरल किसी भी टाइम T पर, तो मैं कहता हूँ इसको बंद कर दो, ये लो, यहाँ से करंट I मान लो, इस तरफ करंट I1 मान लो, इधर I माइनस I1 मान लो। ये ध्यान रखना है कि आपको I1 की वैल्यू बतानी है, I की वैल्यू नहीं बतानी बेटा। तो देखो इक्वेशन करते हैं, किसी भी टाइम T पर हमने ऐसा मान लिया और इस पर चार्ज आपने इस तरीके से Q चार्ज मान लिया। चलो एक इक्वेशन तो इस वाली में यूज़ कर रहा हूँ, देखो KVL लगा रहा हूँ, E माइनस आई आर माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो E माइनस आई आर माइनस आई आर प्लस I1 R इज इक्वल टू 0। बेटा मुझे I1 चाहिए तो I को हटा लेते हैं, यहाँ से I की वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा E प्लस I1 R इज इक्वल टू 2IR। तो I इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा E प्लस I1 R डिवाइडेड बाय 2R। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। अब एक काम करते हैं कि एक KVL इक्वेशन इस वाली लूप में बना लेते हैं, सेकेंड वाली लूप में बेटा, माइनस I1 R माइनस ऑफ Q बाई C और प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। I1 R चाहिए भाई हमें, तो ये देखो सॉल्व करते हैं इसको। I1 R माइनस 2I1 R बेटा माइनस Q बाई C और I इंटू R की वैल्यू बेटा देखो क्या आ जाएगी, प्लस E प्लस I1 R बाई 2। ये वैल्यू आपकी आ गई बेटा किसकी, इस तरीके से आ गई, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो E प्लस I1 R बाई 2 माइनस 2I1 R इज इक्वल टू Q बाई C। तो इसको ऐसे कर लो, E प्लस I1 R माइनस 4I1 R इज इक्वल टू 2Q बाई C। इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज़ E माइनस 3I1 R इज इक्वल टू 2Q बाई C और यू कैन राइट E माइनस 2Q बाई C
CE माइनस 2Q अपॉन RC। ये बेटा I1 का एक्सप्रेशन आ गया, यही एक्सप्रेशन चाहिए था। इस I1 को कैसे लिखेंगे बेटा, उस टाइम पे चार्ज Q है तो dQ बाई dt इज इक्वल टू CE माइनस 2Q अपॉन 3RC। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। dQ अपॉन CE माइनस 2Q इज इक्वल टू dt अपॉन 3RC। इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों साइड। t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, किसी भी टाइम t पर चार्ज q मान लिया आपने। ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका ln टाइप वाला आएगा। ln CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई माइनस 2 0 से q इज इक्वल टू t अपॉन 3RC। तो बेटा ये देखो क्या आ रहा है, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट CE माइनस 2Q अपॉन CE इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन 3RC। ये एक्सप्रेशन आ गया। नोट करो बेटा, एक बार जल्दी से नोट करो। करो बेटा करो, जल्दी से नोट कर लो। तो बेटा अब ये इस तरह का सॉल्व किया हुआ, ये हर बार इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये वाली फॉर्म आपको। ये e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC आ गया बेटा। और यू कैन राइट इट एज CE माइनस 2Q इज इक्वल टू CE इंटू e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। तो बेटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC और Q इज इक्वल टू CE बाई 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। ये किसी भी टाइम पर बेटा चार्ज की वैल्यू आ गई है। करंट की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा CE बाई 2 एज इट इज़। ये 0 बेटा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो माइनस 2 बाई 3RC। तो I इज इक्वल टू CE बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, e की पावर माइनस 2t अपॉन 3RC इंटू 2 बाई 3RC। सो E बाई 3R e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। ये किसी भी टाइम पर आपके सर्किट के थ्रू करंट की वैल्यू आ गई बेटा। एक जगह मैंने गड़बड़ कर दी, I1 है बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये I1 है, ये I1 है ये। तो आप चाहो तो इससे क्रॉस चेक भी कर लो जरा अपना रिजल्ट। t इक्वल टू जब 0 था तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से इन्फिनिटी के ऊपर चार्ज की वैल्यू CE बाई 2 आई थी, सेम वही हमने कैलकुलेट किया था बेटा। t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू E बाई 3R आई थी, और t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर जो करंट थ्रू कैपेसिटर आया था वो 0 आया था। तो सेम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप जर्नल रिजल्ट से भी चेक कर सकते हो और जो आपने लॉजिकल रिजल्ट जो किए थे उससे भी कर सकते हो बेटा। अब देखो यहाँ से आपको और 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं। एक तो भाई कोई इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट पूछ सकता है कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो टाइम कांस्टेंट आप यहाँ से देखो इधर, e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो टाउ किसके बराबर है, 3RC बाई 2, 3RC बाई 2। ये टाउ की वैल्यू आ गई बेटा। इस टाउ की वैल्यू को देखने का एक और तरीका भी है कि एक्चुअल में जो टाउ लिखा जाता है बेटा उसको कैसे लिखा जाता है, R इफेक्टिव इंटू C।
तो आप ज़रा यहाँ से जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है उस साइड से ज़रा ओपन सर्किट करके और इसका आर इफेक्टिव निकाल लीजिए इस तरीके से बेटा, बैटरी सब हटा दो। तो अब आप इस ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो ये क्या आएगा, आर और आर पैरेलल में r/2 प्लस आर 3r/2, तो 3r/2 हो जाएगा बेटा। तो देखो 3r/2 इंटू आर इंटू सी। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली सिर्फ टाइम कांस्टेंट अगर पूछा हो क्वेश्चन में तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। टाइम कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में पूछा तो ये सब थोड़ी ना करेंगे, सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए डायरेक्टली इस तरीके से कर देंगे ये, ठीक है, कि कैपेसिटर को हटा देंगे और बैटरी को शॉर्ट करके और इफेक्टिव आर निकाल लेंगे। किस एंड से, जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है उसी की तरफ से देखना बेटा। तो वो देखोगे तो आप आर इफेक्टिव निकालोगे और आर इफेक्टिव इस फॉर्म में पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। एक इसका कोई ग्राफ भी पूछ सकता था कि भैया ग्राफ बताओ, ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ग्राफ कैसा बनेगा इसका ना, वैल्यू तो क्या, ग्राफ कैसा बनेगा वो बना देते हैं। देखो ज़रा Q वर्सेस T का ग्राफ बेटा। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है, वो CE/2 हो सकती है और वो इस तरीके से, और ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 3RC/2। यहाँ पे क्या होगा 0.63 टाइम्स CE/2। IT ग्राफ भी बना सकते हूँ, ये बेटा IT ग्राफ बनेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये इनफैक्ट I1T बन रहा है बेटा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो, ये लाइक दिस। चलो बेटा, नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जैसे हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था बेटा, अब इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस कि कोई कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है, सिंपली चार्ज हो चुका है। अब अगर उसको डिस्कनेक्ट कर दे बैटरी से, सो वो जो कैपेसिटर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो अनचार्ज होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखो इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू Q0, मान लो Q0 तक बेटा उसको चार्ज कर दिया, एंड नाउ इट इज disconnected from the battery ऐसे मानो कि अब इस पे बेटा चार्ज Q0 है, ये रेजिस्टेंस R, ये स्विच S। आपने t=0 पे स्विच क्या कर दिया, आपने क्लोज कर दिया। t=0 पे स्विच को क्लोज कर दिया है।
जैसे ही सर्किट क्लोज होगा बेटा तो उस टाइम पे क्या होना शुरू हो जाएगा, अभी डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट के अंदर। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ किसी भी टाइम टी पर बेटा क्या मान लो कि इसमें जो करंट की वैल्यू है वह करंट की वैल्यू कितनी मान लो, वो आई मान लो, ठीक है, ये लो आई करंट मान लेते हैं। तो बेटा इक्वेशन क्या यूज़ करोगे आप जरा देखो, माइनस आई आर, और बेटा इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, अच्छा किसी भी टाइम टी पर इस पर चार्ज क्यू नॉट थोड़ी रहेगा, इस पर चार्ज अब क्या रह जाएगा, क्यू चार्ज रह जाएगा। क्यू नॉट तो टी इक्वल टू 0 पर चार्ज है, तो माइनस आई आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे इसको, माइनस आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और बेटा इस आई को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन और बेटा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रल डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई आर सी इंटीग्रल डी टी। टी इक्वल टू 0 पर बेटा जो चार्ज था वो क्यू नॉट था, और किसी भी टाइम टी पर चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू मान लिया आपने। तो ये dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, log x टाइप वाला इंटीग्रेशन बेटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, log बेस e क्यू नॉट से q बेटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ t अपॉन आर सी, लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी बेटा। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, ये ऐसे ही फॉलो करना होगा आपको। तो बेटा ये आपके पास किसी भी टाइम पर Q की वैल्यू आ चुकी है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये Q आ गया बेटा, और I इज इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी। सो I इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस 1 बाय आर सी। सो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो नेगेटिव साइन ऑब्वियसली सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना, जो एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऑपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड यही आएगा। तो बेटा यहाँ पे भी अगर Q वर्सेस T का ग्राफ बनाएं तो बेटा इनिशियली Q नॉट चार्ज था और T इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर 0, और I वर्सेस T का ग्राफ यहीं बना लेते हैं। Q नॉट बाई आर सी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि करंट भी और चार्ज भी दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग चार्ज एज वेल एज द करंट बोथ डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। चार्ज एज वेल एज करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे बेटा, नोट करो फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि करंट क्या होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच। तो ये जो 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज है
इस पर चार्ज है इनिशियली, तो यानी कि जब इनिशियली चार्ज अगर कैपेसिटर के ऊपर है तो आप उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। हाँ, ये वाला जो कैपेसिटर है बेटा, इस पे जीरो रेजिस्टेंस वायर को रिप्लेस कर दोगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो ये जो आपका सर्किट है ये एक्चुअल में ऐसे बनेगा बेटा। अब ये वाला हटा देते हैं, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये देखो बेटा प्लस माइनस यहाँ पे 12 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज है, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये बेटा 4 ओम और ये है आपका 10 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस और 100 माइक्रो कूलम। तो मैं कहता हूँ कि करंट की डायरेक्शन कुछ भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये करंट है। तो बेटा केवीएल अगर मैं यूज़ करूँ तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 4i माइनस ऑफ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, Q बाई सी। तो Q तो कितना बेटा 100 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोफेरेड माइनस ऑफ बेटा 1 ये और 2 ये 3i प्लस उस पर चार्ज है बेटा 12 बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया -7i और ये हो गया -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -7i इज इक्वल टू +7 और i इज इक्वल टू -1 एम्पियर। -1 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन आपने एज्यूम की थी, यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम की थी, बट एक्चुअल में जो करंट मूव कर रहा है इस सर्किट के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। वो कहाँ मूव करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें बेटा एक बढ़िया सा सवाल ये भी पूछा जा सकता है ना, एक और क्वेश्चन लिख दो। In the previous question, find charge on each capacitor at steady state। स्टडी स्टेट में हर एक कैपेसिटर के ऊपर बेटा चार्ज कितना होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को भी। देखो बेटा ये 4 ओम स्टडी स्टेट पे बात कर रहे हैं, तो भाई स्टडी स्टेट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बात तो मान लो। स्टडी स्टेट के अंदर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि तीनों कैपेसिटर ओपन सर्किट से रिप्लेस किए जाएंगे। तो अब एक काम करो कि रेजिस्टेंस तो हटा ही दो, फिर रेजिस्टेंस का इस सर्किट में होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता, तो हटा दो। चलो बेटा इस पर पहले मान लो इनिशियली इस पर 100 माइक्रो कूलम चार्ज था, तो मैं कहता हूँ कि अब यहाँ से कुछ Q चार्ज चला गया है, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो मान लो कि इस पे अब Q चार्ज आ गया है ना। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी मान सकते हो। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मान लिया। इस पर देखो पहले 12 माइक्रो कूलम चार्ज था, तो मैं कहता हूँ कि एक काम करो, ये मान लो कि 12 और आ गया इस पर, सॉरी Q और आ गया। अब जरा क्या कर लो, अब केवीएल यूज़ कर लेते हैं बेटा। देखो अच्छा ये है 10 माइक्रोफेरेड, ये भी लिखना पड़ेगा ना, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये वाला बेटा है 10 माइक्रोफेरेड। अब जरा केवीएल यूज़ कर रहा हूँ बेटा। देखो जरा इस पर चार्ज है 100 माइनस Q, तो 100 माइनस Q डिवाइडेड बाई C दैट इज़ 10 माइनस ऑफ 12 प्लस Q डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम विल बी 40, तो ये हो गया 400 माइनस 4Q माइनस ऑफ 120 माइनस ऑफ
10q माइनस ऑफ 4q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा देखो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 माइनस 120 280 और ये बेटा हो गया इज इक्वल टू 28q। तो बेटा q की वैल्यू आ गई आपके पास 10 माइक्रोकुलाम। q की वैल्यू कितनी आ गई? q कम्स आउट टू बी 10 माइक्रोकुलाम। और q की वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम आ गई तो बेटा इस पे 90 आ जाएगा, इसके ऊपर 10 आ जाएगा और इसके ऊपर 22 आ जाएगा। वो जो भी वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे। ए 18 आएगा 28 सॉरी ये बेटा 18 आ रहा है। 10 + 4 + 4 18। तो Q की वैल्यू बेटा आ जाएगी 280/18 तो 140/9 माइक्रोकुलाम। और बेटा जिस भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछा वो Q की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू बता देंगे। दैट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। नोट करो बेटा एक बार जल्दी से। देखो बेटा इस क्वेश्चन को एक और मेथड से किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल की मदद से। देखो जरा भाई, ये बात बिल्कुल दिमाग में आ सकती है कि सर हमें थोड़ी पता लगेगा कि सब पे चार्ज क्यों है, कि अलग है, कि जीरो है, कि क्या है। तो भाई अगर उस केस में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि भाई मुझे नहीं पता। अच्छा रजिस्टर तो हटा ही दो ना स्टडी स्टेट में। ये बेटा ऐसे इसमें मान लो इस पे बेटा चार्ज Q1 है, जो मर्जी जिस पे पॉजिटिव चार्ज मानने का मन है उस पर पॉजिटिव मान लो, जिस प्लेट पे नेगेटिव मानने का मन है उस पर नेगेटिव मान लो, कोई सोचने की बात नहीं है। इस पे बेटा मैंने चार्ज Q2 मान लिया और इस पर चार्ज Q3 मान लिया। ये 10 माइक्रोफेरेड है बेटा, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है। इसमें हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम, देखो बेटा 3 वेरिएबल हैं आपके पास Q1 Q2 और Q3, तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो 3 आइसोलेटेड सिस्टम आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि एक तो ये वाली प्लेट और एक ये वाला प्लेट, ये आपका सिस्टम 1 बन गया बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम 1। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पहले भी बताया था कि वो दो कैपेसिटर्स, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट उनका लिंक होना चाहिए बेटा। एक आइसोलेटेड सिस्टम मैं ये बना लेता हूँ, कोई भी बना सकते हो। 3 सिस्टम बनेंगे, हमें 2 की आवश्यकता है। एक मैंने ये बना लिया और एक ये वाला बेटा सिस्टम नंबर 2 बना दिया। ये इनिशियली देखा हमने, ये इनिशियली। अब जब फाइनली जब आप बात करें तो सेम वही सिस्टम दोबारा से देखो, सेम वही 2 सिस्टम यहाँ देखो। इन दोनों, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ पे कंजर्व है चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम जो है बेटा यहाँ पे चार्ज कंजर्व है। चार्ज कंजर्व है तो देखो बेटा क्या करेंगे, इनिशियल चार्ज इस वाली प्लेट पर +100 माइक्रोकुलाम, +100, यहाँ पे बेटा +12। इस वाली पे बाद में चार्ज कितना आया Q1 और इस पे बेटा कितना रहा Q2। सो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, Q1 + Q2 = 112। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिस्टम नंबर 2 पर लगाओ बेटा। इस पर चार्ज है -100, इस वाली प्लेट पर चार्ज है 0 इनिशियली, और ये फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। फाइनली इस पर बेटा चार्ज है -Q1 और इस पर है -Q3, -Q1 और -Q3। तो बेटा यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई, Q1 + Q3 = 100। ये दूसरी इक्वेशन बेटा।
और अब एक फाइनल इक्वेशन में लगाता हूँ KVL की। यहाँ पे देखो बेटा, माइनस ऑफ Q1/C, और बेटा यहाँ पे अब आप देखो तो ये प्लस का साइन है तो प्लस Q3/C, और बेटा ये भी प्लस का आएगा, प्लस Q2/4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया -4Q1 प्लस 4Q3 प्लस 10Q2 इज इक्वल टू 0। और बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये -2Q1 प्लस 5Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल आ गए। यहाँ से भी आप जब Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सिमिलर टाइप ऑफ आंसर जो आपने इससे पिछले वाले मेथड से किया था। तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये जनरल मेथड है, ये हमेशा मतलब जब मल्टीपल सर्किट्स आ जाएंगे तो भी ये मेथड यूज़फुल है आपके लिए हमेशा। तो यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो, दिस इज़ द गुड वन। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप प्रैक्टिस करना खुद से, यू विल गेट द सेम आंसर, सेम ही आंसर आपको मिलेगा बेटा। देखो बेटा, अब जरा हीट लॉस की बात करते हैं। हीट लॉस, इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो सबसे ये कैपेसिटर, ये R और ये E, ये स्विच। इनिशियली बेटा देखो क्या है, इनिशियली स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। स्विच ओपन है, कैपेसिटर अनचार्ज है। आपको ये बताना है when switch is closed, is there any heat dissipation or is there any energy loss? क्या कोई किसी तरह का एनर्जी का लॉस है क्या, इसकी बात हो रही है। तो भाई इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, इनिशियली कैपेसिटर अगर अनचार्ज था तो इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें बेटा तो इनिशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई आपकी। अब फाइनल अगर मैं बात करूं बेटा स्टेडी स्टेट पे है ना, स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज आएगा बेटा कैपेसिटर के ऊपर, वो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है, हमने पहले किया भी है, वो CE आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो जो पोटेंशियल जो EMF यहाँ है उसको इसके C से मल्टीप्लाई कर दो, C इंटू ई CE, ये कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, सीधी सी बात है भाई। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो सारा का सारा कैपेसिटर के अक्रॉस जाएगा। तो जब मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया तो उसको C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में आ गया बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर, दैट इज CE, ठीक है। तो भाई अब एक बात बताऊं, तो यानी कि यहाँ पे बेटा जो फाइनल एनर्जी आई, वो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं बात करूँ तो उस पर बेटा चार्ज है CE, तो Q²/2C, तो बेटा यहाँ से फाइनल एनर्जी आपकी आ रही है हाफ ऑफ CE²। ये फाइनल एनर्जी आई बेटा। तो इसका मतलब यहां पे जो हीट लॉस हुआ वो क्या हुआ, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो हाफ CE² आ गया। ये तो ऑब्वियस है कि ये एनर्जी दी किसने है, ये एनर्जी बेटा किसने प्रोवाइड की है, ये एनर्जी प्रोवाइड की है इस बैटरी ने। ये एनर्जी किसने प्रोवाइड की है बेटा, ये एनर्जी ने ये एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है।
इसको बेटा एक और तरीके से देखा जा सकता है कि भाई यहाँ पे जो करंट है ना, एक और तरीके से देख लो कि करंट यहाँ पर वेरिएबल है। करंट यहाँ पर क्या है बेटा, वेरिएबल है। करंट अगर वेरिएबल है तो उस केस में अगर आपको हीट देखना, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक करंट चलता रहेगा वो तो। अच्छा, करंट की वैल्यू चार्जिंग ऑफ जो केस, जो चार्जिंग वाला जो केस था, उस केस में करंट की वैल्यू क्या आई थी, अगर किसी को याद हो बेटा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी टू डी टी। ये वैल्यू बेटा आई थी आपकी करंट। तो बेटा इसको ऐसे लिख दो, आई नॉट आर आई नॉट की वैल्यू बेटा जो आई है आपकी, आई नॉट की वैल्यू, चलो इसको लास्ट में देख लेंगे आई नॉट की वैल्यू क्या है। तो बेटा पहले इसको इंटीग्रेट करो, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी ओवर माइनस 1 बाई आर सी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। आई नोट को बेटा आप क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, आई नोट को लिखा जा सकता है ई बाय, जो आई नोट बेसिकली क्या थी चीज़ था बेटा, जो मैक्सिमम करंट था या जो जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद था, तो बेटा वो उसकी वैल्यू आई थी ई बाई आर। तो ई बाई आर लिख देते हैं, देखो बेटा ई बाई आर इंटू आर, और बेटा ये माइनस, इसको ऐसे लिख दो, और ये माइनस का साइन एक बाहर, तो भाई यहाँ पे देखो e की पावर इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया बेटा, माइनस e की पावर 0 ये 1, तो बेटा ये आ गया आपका आर सी ई। ये आर सी ई की फॉर्म में आ गई। इसको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, एक बार कहीं कुछ, ये बेटा टोटल एनर्जी आ रही है, सॉरी, टोटल एनर्जी, नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। ये यहाँ पे बेटा आई स्क्वायर था, ये गड़बड़ हो गई, उसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आई स्क्वायर था, उस स्क्वायर करना हम भूल गए। देखो u इज इक्वल टू, और बेटा आप इसको है ना ऐसे भी समझ सकते हो। देखो एक चीज़ और, कि ये जो आपने UF लिखा है ना, ये स्टडी स्टेट पे ये चार्ज था, फाइनल ये आ गया, तो दिस इज़ द चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हाफ सी ई स्क्वायर आया। इसको सिंपल अभी इतना लिख लो कि दिस इज़ द चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज़ हाफ सी ई स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी तो देख सकते हो ना कि इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो क्या होगा, उस रेजिस्टर के अक्रॉस हीट डिसिपेट होगी। सो हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस हीट कितनी डिसिपेट होगी बेटा, आई स्क्वायर आर डी टी। बेटा आई क्योंकि वेरिएबल है, तो आई इज इक्वल टू होगा बेटा आपका कितना, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, इस पूरे का स्क्वायर, ये गड़बड़ हमने कर दी थी, और बेटा ये समय 0 से इन्फिनिटी तक का चलेगा, आई नॉट का स्क्वायर, और ये बेटा अच्छा आर भी बाहर आ गया, ये ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी डी टी, 0 से इन्फिनिटी। और बेटा आई नोट की वैल्यू आप लोग जानते हैं, आई नोट किसके इक्वल होगा, ई बाई आर, तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर,
और इसको भाई इंटीग्रेट करेंगे e⁻²t/RC डिवाइडेड बाय -2/RC, 0 से इन्फिनिटी। तो बेटा ये जो हीट लॉस इस बार आ रहा है जो कि रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू E²/R, और बेटा एक माइनस का साइन आ गया है और ये आ जाएगा RC/2, और बेटा e⁻∞ -e⁻0। तो ये R से R कैंसिल, बेटा ये कितना आ गया, हाफ ऑफ CE², ये हीट डिसिपेट आ गया। लेकिन ये सारा का सारा जो एनर्जी प्रोवाइड किया होगा या एनर्जी जो प्रोवाइड की होगी वो तो बैटरी ने प्रोवाइड की है। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि वर्क डन बाई सेल, और बेटा वर्क डन बाई सेल आप कैसे जानते हो कि वो कैसे लिखा जाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर किसी भी चार्ज को फ्लो किया है बेटा तो वहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है, दैट विल बी रिटन एज Q डेल्टा V। तो चार्ज तो बेटा यहाँ से कितना फ्लो होके गया है, आप यहाँ पे देखोगे कि चार्ज तो CE फ्लो होके गया है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो उसके खुद के EMF E के बराबर है, तो वो बेटा E आ गया, तो ये CE² आ गया। तो आप देखो कि सेल ने जो वर्क डन किया वो CE², और यही टोटल एनर्जी है, हाफ CE² इसके पास चली गई और हाफ CE² यहाँ चला गया। तो कुल मिलाकर के पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बेटा क्या बोला जा सकता है। अच्छा एक बात तो बेटा ये समझो कि ये बात समझ में आ गई है सभी को कि भैया जो कैपेसिटर की जो एनर्जी उसका चेंज कैसे निकाला, जो हीट लॉस है वो निकालने का तरीका ये रहा। और अब वर्क डन बाई सेल की बात करते हैं ना, या वर्क डन बाई बैटरी की बात कर लेते हैं बेटा कि कैसे पता लगेगा कि कब वर्क डन बाई बैटरी क्या है और क्या नहीं है। एक बात तो बेटा ये पक्का क्लियर है कि भैया जो भी सेल वर्क डन करेगा वो दो पार्ट में जाएगा बेटा, डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट लॉस, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाई सेल और जो भी इंटरनल जो भी चेंज हुआ एनर्जी में कैपेसिटर की वो। अब आप बात करो कि ये आपको निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाई सेल आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। तो बेटा वर्क डन बाई जो सेल है ना, दिस वर्क डन बाई सेल कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट बेसिक फंडा क्या है कि जो भी चार्ज उस सेल के अक्रॉस पास करके गया है उसको उसी के EMF से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आप कहोगे सर पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब? देखो बेटा अगर चार्ज बैटरी के अंदर से इस तरीके से मानो बेटा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव से बाहर आया, चार्ज नेगेटिव से एंटर करते हुए पॉजिटिव से बाहर आया, तो बेटा इस केस में पहली बात तो दिस इज केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और इस केस में बेटा जो भी वर्क डन बाई सेल आएगा, मान लो Q सेल फ्लो करके गया, दैट विल बी इक्वल टू प्लस Q इंटू E बेटा। लेकिन अगर इस तरीके से चार्ज फ्लो किया है, ये लाइक दिस बेटा, कि जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आया, तो उस केस में बेटा ये दिस इज केस ऑफ चार्जिंग, एंड इन दिस केस वर्क डन बाई सेल विल बी माइनस ऑफ Q इंटू E, माइनस ऑफ Q इंटू E। अब अगर बात करें ना कि अभी तो हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया, रजिस्टर के अक्रॉस हीट निकाल के देख लिया, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखो जरा आपको बड़े कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ अभी, कि अब तक देखो एक नई बात तो ये समझ आ गई कि वर्क डन बाई सेल आपको कैसे कैलकुलेट करना है बेटा। वर्क डन बाई सेल अगर पॉजिटिव से चार्ज बाहर निकल के आए तो प्लस Q इंटू ई, माइनस से बाहर निकल के आए तो माइनस Q इंटू ई। जो भी चार्ज फ्लो करके आया उसको इसी के EMF से मल्टीप्लाई कर दो। एक बात, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा ये भी मैंने बता दिया। वर्क डन बाई सेल जो है वही दो पार्ट्स में जाएगा, कुछ पार्ट उसका क्या करेगा, कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ पार्ट हीट में चला जाएगा। अच्छा, ये जो हीट लॉस अभी आपने निकाला था हाफ CE², वो रजिस्टर के अक्रॉस निकाला था। मैं कहता हूँ एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई ये लो, मैं रजिस्टर लगा ही नहीं रहा, सिंपल ये केस है, कैपेसिटर है और ये है स्विच इनिशियली ओपन है बेटा। जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो उसके बाद आपको बताना हीट लॉस कितना होगा। तो भाई एक बात देखो,
कि जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे, है ना, तो स्टेडी स्टेट में अगर बात करें बेटा तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, CE, इसका मतलब चार्ज यहीं से तो फ्लो करके गया होगा CE। ये बात ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किधर है। तो यहाँ पे पहले चार्ज था नहीं तो यहीं से आया होगा, यहाँ ना प्लस CE, तो ये प्लस इधर से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो भाई यहाँ पे देखो कि वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल कितना है बेटा, पॉजिटिव होगा। CE को E से ही मल्टीप्लाई कर दिया, CE स्क्वायर आ गया भाई। कैपेसिटर की एनर्जी में देख लो चेंज कितना आया, फाइनली उस पर CE चार्ज है बेटा, तो CE स्क्वायर बाई 2C। और बेटा इनिशियली जो इसकी एनर्जी थी वो 0 थी क्योंकि चार्ज ही नहीं था कुछ। तो बेटा ये वाला कितना आ गया आपका, ये हाफ CE स्क्वायर आ गया। तो बेटा अब इस्तेमाल करो क्या, वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू डेल्टा U कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेशन। तो वर्क डन बाई सेल तो CE स्क्वायर है, ये हाफ CE स्क्वायर है प्लस H, तो H इज इक्वल टू हाफ CE स्क्वायर। रजिस्टर हो या ना हो हीट लॉस होना पक्का है। हाँ रजिस्टर होगा तो मैं क्या मान लूँगा कि वो जो हीट डिसिपेशन हुआ है वो रजिस्टर के अक्रॉस हो गया। और बेटा सुनो, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है रजिस्टर तो मैं मान लूँगा कि इन वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस है, उसी के अक्रॉस कुछ हीट डिसिपेट हुई है। यानी कि रेजिस्टेंस गिवन हो या नहीं गिवन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी हमने लास्ट के कुछ 10-1 मिनट में जो डिस्कस किया है, इस पे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द कैपेसिटर। थैंक यू।